डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम वेरी हैप्पी कि आज मैं एक तरह से इसको ख़त्म कर रहा हूं, क्योंकि 2 ही साल के पेपर हैं, मुझे बताया गया है और मैं नेट पे भी चेक किया। तो सीपीईटी ओडिशा के जो 2 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों के 2-2 साल के पेपर इसके साथ ही एनालाइज हो जाएंगे। यदि मौका लगा तो लास्ट में टिप्स के लिए भी कुछ कोशिश करेंगे, लेकिन आज हम लेकर के आए हैं 2021 का पेपर, जो सबसे लेटेस्ट पेपर है एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, सीपीईटी ओडिशा मुझे बहुत हैप्पीनेस देती है, along with हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी और कुछ हद तक पुडुचेरी। ये सब वो यूनिवर्सिटी हैं जो सेंसिबल क्वेश्चन पूछती हैं, अच्छे क्वेश्चन पूछती हैं। बीएचयू, डीयूईटी और जेएनयू के तुलना में मैं जरूर कहूंगा ये लोग ऑर्बिट क्वेश्चन पूछने के लिए यूनिवर्सिटी जाने जाते हैं। ये यूजफुल होगा सीयूईटी पीजी के लिए एक हद तक, क्योंकि उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हटा दिया गया है। डीयूईटी के लिए बहुत ज्यादा, यूजीसी नेट के लिए भी बहुत ज्यादा, और किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो लेट अस बिगिन सीपीईटी ओडिशा एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 पेपर एनालिसिस विद लॉट्स ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर का दौर शुरू करें, प्लीज अलाउ मी कि आपको सबको बताएं कि बहुत मेहनत से गाइड मैंने सीयूईटी पीजी की रिलीज की है, आप उसको जरूर देखें। लेकिन यदि आप सीपीईटी उड़ीसा केवल टेकअप कर रहे हैं और सीयूईटी पीजी नहीं दे रहे हैं, तो फिर ये गाइड के बदले आप ये गाइड के लिए जाइए जो मैंने निकाला था पिछले साल। जो सबसे पॉपुलर जो गाइड मैंने लिखी है वो है, और कितने ही स्टूडेंट इससे जो हैं एडवांटेज्ड हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं, आप भी हो सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा जो है इसको करेक्ट किया है। इसको अपडेटेड वर्जन तो नहीं कर सकते, करेक्टेड वर्जन जरूर कर सकते हैं। इसको मैंने अमेजन पे रिलीज किया है, किंडल पे, ये भी किंडल पे है। एंड आई होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप टेक्निक सीखेंगे, आप उसको पीडीएफ भी बना सकते हैं। कई कई किंडल में बहुत फैसिलिटी है। मेरी सजेशन है कि आप उसको अपनाएं, उससे जो पॉल साइंस हेल्थ कम्युनिटी है उसको जो है फायदा होगा। इसीलिए भी तो यहाँ से जो है आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि सीपीईटी ओडिशा केवल आप दे रहे हैं या डीयूईटी, तो आपके लिए ये बुक इंपॉर्टेंट है। यदि आप सीयूईटी पीजी ले रहे हैं तो आप केवल ये बुक पे जाइए और किसी बुक की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर का दौर। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवोकेट ऑफ इंटीग्रल व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन मुझे भी परेशान करता रहता है, बिकॉज इसमें प्रॉब्लम क्या है। चलिए पहले इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इस स्लाइड को देखिए, यहाँ पे देखिए, ये मैंने अपने गाइड से ही दिया है। मैनेजरियल वर्सेज इंटीग्रल व्यू, पहले होता क्या है ये समझिए। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है बनिस्बत की कौन किस खाने में है, ये तो रटने की बात है। मैनेजरियल व्यू ये होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किन किन तरह के जॉब को करता है, किसको हम कहेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्यून है, जो क्लर्क है, क्या वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है, कि केवल जो मैनेजर हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन ले रहे हैं, टॉप पे बैठे हुए, वो है। मैनेजरियल व्यू कहता है कि केवल जो मैनेजरियल फंक्शन है, जो रिसोर्स को एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसीजन लेना, पॉलिसी बनाना, प्लानिंग करना, इंप्लीमेंट करना, वो जो फंक्शन है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। जो इंटीग्रल व्यू कहता है, नो नो नो, चपरासी से लेके और जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक सभी जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर है। सारे जो रूटीन वर्क से लेके और पॉलिसी वर्क तक सभी जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये जो इसमें जो कौन किसको सपोर्ट करता है, इसमें इतनी कंफ्यूजन है। आप किसी साइट पे चले जाइए, वहां पे अलग अलग है। किसी बुक में जाइए, मैंने एक दो देखा है, वहां भी अलग अलग है। तो चलिए फिर भी, तो ये आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा। लेकिन यहां मैंने कोशिश किया है, जो मैनेजरियल व्यू है उसमें गुलिक, फायोल, एलडी वाइट, साइमन, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, बाकी को भी रट लीजिए। इंटीग्रल व्यू में जो है टेलर, डिमॉक, वुड्रो विल्सन और ये सब हैं, इसको भी रट लीजिए। रटने की गल बात है, यहाँ पे कोई ज्ञान है नहीं। अब इसमें सीधे आप देखेंगे तो आप देखिए वाइट एंड एलडी वाइट एंड फायोल, ये सब तो जो है मैनेजरियल व्यू को देखते हैं। यहाँ इंटीग्रल व्यू तो ये कट गए, ये कट गए। गुलिक भी जो है वो मैनेजरियल व्यू को देखते हैं, तो केवल एक डिमॉक बच जाते हैं। बट मैं कहूंगा ये सुपर सुपर कंफ्यूजिंग है। एक बार नहीं, 5 बार इसको रट जाइए, शायद आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। रटने की बात है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किस तरह कंट्री के लिए? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप्ड कंट्री के लिए नहीं है, ये डेवलपिंग कंट्री के लिए है। जैसे कि ये भी ना कि आप डेवलपिंग कंट्री हो, सुनने में लगता है कि आप बड़े अच्छे हो, लेकिन डेवलपिंग कंट्री एक सॉफ्ट वर्ड है पुअर कंट्री का, अंडर डेवलप्ड का या अनडेवलप्ड का। उसको आपको सॉफ्टवेयर में कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री। उसी तरह डेवलपिंग कंट्री के डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है। यहाँ एडवर्ड वेडनर को याद कर लीजिए, जिनको फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। यहाँ यूएल गोस्वामी को भी याद कर लीजिए, इंडियन सिविल सर्वेंट थे, जिन्होंने कि कहा जाता है कि उन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्वाइन किया उस वर्ड को, वो भी आप देख लीजिए।
कहीं कहीं पूछा गया है। फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में है वो बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और जानना भी चाहिए। ये था इंट्रोडक्शन टू स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1926 में, लिखा था एल डी वाइट ने। यही जो यहाँ एल डी वाइट दिख रहे हैं, यहाँ भी दिख रहे हैं, इन्होंने लिखा था इस बुक को स्टडी। इसको पहला टेक्स्ट बुक बनाया था। और दूसरा टेक्स्ट बुक बनाया है विलॉकबैग ने, लिखा था 1927 में, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो यहाँ दिखती है, ये सेकंड टेक्स्ट बुक है। तो ये पहला टेक्स्ट बुक तो ये हो गया। पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये जो है गुडनॉ ने लिखा था, जिसमें कि पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन के बीच के डायकोटमी को उन्होंने और जो है बढ़ा दिया था 1900 में। और पेपर्स ऑन साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गुलिक एंड उर्विक ने मिलकर लिखा था, जिसमें कि पोस्ट कॉर्प का जो एक्रोनेम था उसको उसमें उन्होंने इसको पॉपुलराइज किया था। पेपर ऑन साइंस ऑफ 1937 में लिखा गया था। Which of the following statement is not correct? Public administration follows the principle of uniformity whereas private administration does not. Yes, ये सही है। Uniformity means कि इसमें जो है पब्लिक में भेद नहीं किया जाता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर डिफरेंशिएट करता है। जो वैल्यूएबल कस्टमर हैं और जो पुअर कस्टमर हैं, सबको अलग अलग सर्विस दी जाती है। हवाई जहाज में देखिए किस तरह से डिफरेंशिएशन होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज सर्विस मोटिव, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसा कोई मोटिव नहीं है। उनका मोटिव प्रॉफिट है, वेल्थ जनरेशन है, एफिशिएंसी एंड ऑल। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बिलीव्स इन पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब पब्लिक रिस्पांसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है प्राइवेट में। लेकिन ये जो है ऑड वन आउट है। द स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्किकल, प्राइवेट सेक्टर में भी हायरार्की होती है, लॉट्स ऑफ हायरार्की होती है। इसलिए ऐसा नहीं है कि स्ट्रक्चर ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज नॉन हायरार्की, ऐसा सही नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है, इसलिए ये सही है। यहाँ पे भी मेरे इस स्टूडेंट ने गलत कर दिया है। हु कॉइन्ड द एक्रोनिम POCC इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? ये जो है हेनरी फायोल ने किया था, बिल्कुल सही इन्होंने मारा है। POCC का जो फुल फॉर्म है ये है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। इसको आप याद कीजिए पोस्ट कॉर्प से जो लुथार गुलिक ने दिया था, वहां वो भी आगे आएगा, इसलिए भी डिस्कस नहीं करते हैं। और ये POCC जो है वो फेयोल ने दिया था। फेयोल ने 14 पॉइंट प्रिंसिपल भी एडमिनिस्ट्रेशन का दिया था या मैनेजमेंट का, उनका अपने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये भी पूछा जाता है। उसी में सारे वो थॉट थे जो कि बहुत बार पूछा था, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड मेनी मेनी, जो जो आप देखते हैं, जो हम लोग डिस्कस करते हैं, हिरार्की एंड ऑल, यूनिटी ऑफ पर्पस, सारे कुछ। Which of the following approaches strongly believes that administration can influence social, political and economic environment in a society? ये इन्होंने जो है थोड़ा उल्टा कर दिया है मेरे अनुसार से। मतलब बेसिकली ये होना चाहिए कि which approaches strongly believe that administration get influenced by social, political, economic environment in society। यदि ये ऑर्गेनाइजेशन है और ये इस लार्जर इन्वायरमेंट में है, तो इसका सोशियो कल्चर जो कॉन्टेक्स्ट होता है वो ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है। ये इकोलॉजिकल अप्रोच है। यहाँ इन्होंने जस्ट उल्टा कह दिया है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आंसर यही सही है। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट अप्रोच वाज डेवलप्ड आफ्टर सेकेंड मेनोब्रुक कॉन्फ्रेंस, जो कि 1988 में हुआ। तो बिल्कुल याद कर लीजिए, फर्स्ट मेनोब्रुक कॉन्फ्रेंस 1968 में हुआ, यहाँ से NPA डेवलप हुई, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये न्यू पब्लिक। फिर थर्ड जो हुआ मेनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वो 2008 में हुआ, यहाँ पे तो गुड गवर्नेंस, न्यू पब्लिक सर्विस एंड मेनी मेनी न्यू कॉन्सेप्ट जो है आने लगे, खासकर गुड गवर्नेंस। द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल, अब देखिए प्रिंसिपल वर्सेस प्रिंसिपल, कल ही मैंने आपको बताया। द प्रिंसिपल डिसएडवांटेज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ हायरार्की इज दैट, हायरार्की से क्या नुकसान है? तो आप देखेंगे तो ये नुकसान मेरे अनुसार से नहीं है। डिले जो है ये नुकसान है, और रिजिडिटी है। अब यहाँ चूंकि दो सही है, इन्होंने ठीक से तो बनाया नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं है। रिजिडिटी सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है हमारे, लेकिन इसको चैलेंज भी किया जा सकता है, क्योंकि जितना हायरार्की क्या है, जितना लंबा चेन, एक बॉस, फिर सबऑर्डिनेट, फिर सबऑर्डिनेट, फिर सबऑर्डिनेट, फिर सबऑर्डिनेट, ये हायरार्की कहलाती है। अब कोई भी डिसीजन लेने के लिए आपको पूरे इस हायरार्की से आपको गुजरना पड़ता है। कम्युनिकेशन भी जो है पहले इसके थ्रू होगा, फिर इसके थ्रू, तो इसमें जो है डिले होती है, रिजिडिटी हो, ऑर्गेनाइजेशन में आपको हायरार्की ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, तो इससे रिजिडिटी हो जाती है, डिले भी होती है, रेड टेपिज्म भी होती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक मैंने आपको कल ही बताया है, अब इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आप यहाँ समझ जाएंगे। ये हायरार्की है। इस हायरार्की जब टेम्पोरली हम ब्रेक करते हैं सेम लेवल पे, दो डिपार्टमेंट है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन का, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, इसका मैनेजर अपने इक्विवेलेंट मैनेजर से सीधा बात करता है, एक कम्युनिकेशन चैनल टू कनेक्ट विद एन एम्प्लॉय ऑफ द सेम लेवल इन अदर डिपार्टमेंट, जो है इस हायरार्की को ब्रेक करके यदि ऊपर से नीचे ना जाए तो इसको गैंग प्लैंक बोलते हैं, टेम्पोररी मेजर होता है। ए स्टेट दैट
ए स्टेट दैट इंटरवीन डेमोक्रेटिकली इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ पे जो की वर्ड है वो है डेमोक्रेटिकली। ऑथोरिटेटिवली यदि करता तो डिक्टेटोरियल या टोटलिटेरियन स्टेट हो जाता, लेकिन डेमोक्रेटिकली यदि, इसके ये ठीक से वर्डेड नहीं है। इसे कहने का मतलब ये है कि डेमोक्रेसी में स्टेट जब आदमी के हर चीज का ध्यान रखने लगती है, रोटी, कपड़ा, मकान, अनाज, जैसे अभी दे रहे हैं फ्री अनाज मिल रहा है, किसानों को पैसा मिल रहा है, किसी को जो है घर मिल रहा है, तो वो वेलफेयर स्टेट हो जाती है। थोड़ी बहुत वो उसका हाथ पैर फैल भी जाता है, वो इंटरफेयर भी करने लगती है, लेकिन डेमोक्रेसी है तो वो चेक एंड बैलेंस में रहता है, वो टोटलिटेरियन या डिक्टेटोरियल नहीं होता है। द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड सेज दैट, ये तो फिर हेनरी फयोल का ही यूनिटी ऑफ कमांड है, मतलब कि एक सबऑर्डिनेट को एक बॉस, एन एम्प्लॉय शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर। स्पैन ऑफ कंट्रोल भी है, याद रखिए, एक सुपीरियर को डायरेक्टली कितने सबऑर्डिनेट रिपोर्ट करते हैं, ये उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल है। ये अब यही मैं कह रहा था, पोस्ट कॉप भी आगे आएगी, यहाँ पे एक बार फिर से आप जान लीजिए, यह है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग। तो इसमें से जो यहाँ क्या पूछ रहा है, सीओ, तो कोऑर्डिनेशन हो गया, कोऑर्डिनेटिंग। हॉथरोनियन स्टडी बिलोंग टू, यू नो, एल्टन मायो, इन्होंने हॉथरोनियन एक्सपेरिमेंट किया था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच डेवलप करने के लिए। वो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट जो यूएस में है उसके फैक्ट्री में हुआ था 1920s में, मिड 20s। द फंक्शन ऑफ द स्टाफ एजेंसी, अब अगेन ये इन्होंने जो है गफलत कर दिया है, मतलब ये सब, मतलब ये ठीक से समझ नहीं पाए हैं। अब स्टाफ एंड लाइन जो होता है, लाइन एजेंसी वो होती है जो मेन काम करती है। रेलवे में देखिए जो ट्रेन चलाते हैं, गार्ड, ड्राइवर, स्टेशन मास्टर, वो लाइन है। और जो उनका सपोर्ट करते हैं, जैसे हाउस कीपिंग कर दिया, कोई इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया, कोई और देख लिया, हॉर्टिकल्चर देख लिया, स्टेशन का रख रखाव देख लिया, बोर्ड एंड एडवर्टीजमेंट, ये जो है स्टाफ फंक्शन होते हैं। स्टाफ फंक्शन हॉरिजेंटल फंक्शन कहलाते हैं, लाइन फंक्शन जो है वर्टिकल फंक्शन कहलाते हैं। अब यहाँ स्टाफ एजेंसी के फंक्शन में जो है कोऑर्डिनेशन भी है, सुपरविजन भी है, हाउस कीपिंग तो है ही, प्लानिंग भी है। ऐसा थोड़ी है कि स्टाफ अपने प्लानिंग नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, मेन प्लानिंग जो है वो लाइन करते हैं, तो शायद ये यहाँ पे सही होगा, लेकिन ये क्वेश्चन को चैलेंज किया जाना चाहिए, सही नहीं है। Which of the following is not included within 4P of principle of departmentalization given by Luthar Gulick? ये मैंने आपको बताया, एग्जामिनेशन गाइड में भी है। 4P में यहाँ पे प्रोसेस छूट रहा है, प्रोसेस, प्लेस, पर्सन, पर्पस है, प्लानिंग नहीं है, सही इन्होंने मारा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी वॉज थियोराइज्ड बाय whom? ठीक है, ये इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, मैक्स वेबर। Which of the following is not a feature of an informal organization? Informal organization होता क्या है? फर्स्ट टाइम इसको बिहेवियरल अप्रोच में एल्टन मायो जैसे लोगों ने लाया। उन्होंने ये फील किया कि लोग जो लंच में मिलते हैं, कैंटीन में मिलते हैं, लॉबी में मिलते हैं, अपने घर पे मिलते हैं, एम्प्लॉई या फुटबॉल खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं, मैदान में बैठ के इवन ताश भी खेलते हैं, वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और उसकी बहुत सारे रोल है ऑर्गेनाइजेशन में। जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है उससे कम इंपॉर्टेंट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। उसमें इंफॉर्मेशन जो फैलती है उसको ग्रेप वाइन बोलते हैं। जैसे अंगूर की लत्तर से तेज है, आपको यदि कोई इंफॉर्मेशन फैलानी है तो आप उसको इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में दीजिए, जंगल में आग की तरह फैल जाएगी। जबकि आप यदि नोटिस बोर्ड पे एक फॉर्मल नोटिस लगाएंगे तो 2 दिन बाद भी लोगों को पता नहीं चलेगा। तो ये इनविजिबल होता है। रूफलेस, मतलब कि इसके लिए कोई खास घर की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग कहीं भी मिल सकते हैं, जैसे मैदान कहीं भी। पर्सनल इंटरेक्शन विद इन ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिटी ऑफ कमांड तो बिल्कुल जो है फॉर्मल है, इसलिए ये ऑड वन आउट है। द ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एम्फेसाइज्ड ऑन, ये फिर से ह्यूमन रिलेशन थ्योरी आ गया, स्ट्रक्चरल फैक्टर नहीं है, साइको सोशल फैक्टर है, बिल्कुल सही है। ये सब तो नहीं है, तो इन्होंने सही मारा है इसमें। द फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियरल अप्रोच जो है इल्टन मायो से ही शुरू हो जाता है, जो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच है, लेकिन जो उसको नया आयाम दिया एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर बुक लिख करके वो हर्बर्ट साइमन ने दिया, इन्होंने सही लिखा है। टेलर और मैक्स वेबर ये सब तो क्लासिकल माने जाते हैं। अब्राहम मैस्लो ने जो है साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने दिया था नीड हायरार्की थ्योरी दिया था, जो मोटिवेशन की एक थ्योरी है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। द मेन रेजिस्टेंस टू साइंटिफिक अप्रोच टू ऑर्गेनाइजेशन केम फ्रॉम, ये जो है इसमें मैंने खास में रिसर्च नहीं कर पाया हूं, लेकिन मैं अपने कॉमन सेंस से और लॉजिक से आपको बता रहा हूं। देखिए, आपको पता है कि साइंटिफिक अप्रोच जो लाया गया था टेलर का, उसमें यह था कि मैनेजर को बहुत ओवरलोड कर दिया गया था। मैनेजर को डिवीजन ऑफ वर्क कर दिया गया था लेबर से, उसको हर स्टेप में लेबर के साथ मिलके काम करना था। तो लेबर तो खुश होगा ही, उसको तो ज्यादा काम के ज्यादा पैसे मिल रहे थे, साइंस ऑफ वर्क एंड ऑल, बहुत सारा उसका काम भी मैनेजर बहुत सारा ले लिया था। तो ट्रेड यूनियन तो इससे दुखी थे नहीं, बेसिकली ये सब दुखी नहीं होंगे। ओनर क्यों दुखी होंगे, उनका प्रॉफिट बढ़ गया था। मैनेजर्स जो है बेसिकली दुखी हो सकते हैं, तो मेरे अनुसार से मैनेजर इसका सही आंसर होगा। द पंचायत इन ओडिशा हैज गेन्ड
यहाँ फिर लौट के दिए आते हैं, तो उन्होंने ये कहा था, इसको वो समझते, उन्होंने कहा था कि मेंटल रिवॉल्यूशन की जरूरत है ऑन पार्ट ऑफ मैनेजर एंड वर्कर बोथ, जहां पे कि दोनों जो है इसको इस तरह से अपनाए कि इससे दोनों का भला होगा और इंडस्ट्रियल पीस बना रहेगा। The panchayat in Odisha has gained power during current pandemic by which legislation? ये मैंने रिसर्च बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन मैं एकदम बिल्कुल कॉमन सेंस से जा रहा हूं, और इन्होंने भी सही मारा है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ही हर जगह इन्वोक किया गया है इस कोरोना पैंडेमिक के लिए, तो यहां भी वही किया गया होगा, इस बेसिस पे मैं केवल मार रहा हूं। हु रोट द बुक न्यू डिस्पोटिज्म? ये कल ही मैंने आपको बताया है, लॉर्ड हेवर्थ ने ये कहा था। ये क्या कहा था एक बार फिर से देख लीजिए। इन्होंने बहुत इसे बहुत हलचल मचा दी थी इस किताब को लिख करके। उन्होंने ये कहा था कि एग्जीक्यूटिव जो है डेमोक्रेसी में, वो जुडिशियरी को भी एक तरह से कंज्यूम करता जा रहा है, उसके ऊपर हावी होता जा रहा है, और लेजिस्लेचर को तो बिल्कुल उसने दबा दिया है। इससे जो है एक न्यू जो है एग्जीक्यूटिव डेस्पोटिज्म का जन्म ले रहा है जो डेमोक्रेसी में, ये उन्होंने कहा था इंग्लैंड में। नेशनल हेल्थ मिशन जो है, इन्होंने बिल्कुल सही मारा, आपको पता है रूरल हेल्थ मिशन है, अर्बन हेल्थ मिशन है, तो एक ही में जो रूरल अर्बन दोनों है, इसलिए यही सही है, एक पब्लिक पॉलिसी या एक मिशन जो कि दोनों एरिया के लिए है। एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन किसको कहते हैं? इसको इसको तुम बिल्कुल ठीक से एक लाइन में समझ लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे लंबा स्टेटमेंट कौन सा है, ये है, और यही सही भी है। लेकिन है क्या ये? जब एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर या एक एग्जीक्यूटिव या एक ब्यूरोक्रेट या एक ऑफिसर वो क्वाजाई जुडिशियल काम करने लगता है। आपको पता है बहुत सारे केसेस में जो जो जुडिशरी जैसा जो फैसला होता है वो ब्यूरोक्रेट सुनाने लगते हैं, और ये कई जगह होता है। आपको मैंने बताया है, रूल रेगुलेशन जो बनते हैं वो एक्ट के को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो भी जो है एग्जीक्यूटिव बनाती है, उसको सबऑर्डिनेट या इंफीरियर लेजिस्लेशन कहते हैं। इसके अलावा कई जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, कलेक्टर को पहले तो ह्यूज जुडिशियल पावर था, उसका कोर्ट भी लगता था। अभी भी बहुत सारे केसेस में जो एग्जीक्यूटिव हैं वो एडजुडिकेशन करते हैं, मतलब कि डिस्प्यूट का निपटारा सिविल और छोटे छोटे मामलों में जो है करते हैं, तो वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन है। लेकिन यहाँ पे ये लाइन बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ कि जुडिशियल पावर ग्रांटेड बाय लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ ए स्टेट टू द फेडरल एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी। इन मेनी वर्ड्स वही वो कहना चाहता है, जहां लेजिस्लेचर जो है वो उसको ग्रांट करते हैं, कर देते हैं ये पावर अपनी। द डिसिप्लिन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओज इट्स ओरिजिन टू, तो ये आपको पता है वुडरो विल्सन इसके फादर हैं, उन्होंने लेकिन डाइकोटमी भी क्रिएट कर दिया, पॉलिटिक्स वर्सेज एडमिनिस्ट्रेशन का। 1887 में उन्होंने आर्टिकल लिखा था, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नियो लिबरल स्टेट? अभी हम लोग सभी नियो लिबरल स्टेट में जैसे रह रहे हैं, आफ्टर 1991 जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इंडिया में भी इसको स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बोलते हैं, पूरे थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हुआ। उसके बाद से हम लोग एक नियो लिबरल वर्ल्ड में रह रहे हैं, ग्लोबलाइज वर्ल्ड में, और हमारा भी स्टेट लगभग नियो लिबरल स्टेट है। वो मार्केट सोसाइटी में बिलीव करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग पीपल का, जिसमें हेल्थ, एजुकेशन, ये सबको इंपॉर्टेंट दी जाती है। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, मतलब कि गुड गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, ये सब सारे कुछ आते हैं, वैसे वो पेपर पे ही हैं। यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो न्यू लिबरल स्टेट में होना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखेंगे इंडिया में तो ये होती है, क्योंकि यहाँ पे वेलफेयर स्टेट की जो जो बात है वही बहुत स्ट्रांग है, उसको हटाया नहीं जा सका, इसलिए यूनिवर्सल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी ही इसका सही ऑप्शन है, जो न्यू लिबरल स्टेट का फीचर नहीं होना चाहिए। इन विच ईयर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर वॉज वेरी वेरी अरबिट क्वेश्चन, ये सब कौन याद रख सकता है, लेकिन चलिए इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, गुड, 1999। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 239, 239 जो है यूटी को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है। उसमें जो वर्ड लिखी हुई है आज भी मैंने पढ़ा, क्योंकि मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा था क्या एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है प्रेसिडेंट करेंगे, और प्रेसिडेंट कर अपने से करें या उनके विहाप में वो एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त कर देंगे, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या कुछ भी। तो एक्चुअली इसका सही आंसर होगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Which of the following is not a feature of 73rd Constitutional Amendment Act? 73rd जो है PRI है, 74th जो है वो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, दोनों जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से हैं। तो रिजर्वेशन सीट वुमेन के लिए है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करेगा, मतलब कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया का है या इलेक्शन कमीशन, उसको मतलब इससे नहीं है। फाइनेंशियल वायबिलिटी जो है स्टेट फाइनेंस कमीशन से होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन रॉन्ग है, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन होती है अधिकतर जो उसमें है। In AMUT scheme, the government of India, R stand for. अमुट का जो पूरा नाम है वो है अचल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। याद कर लीजिए, कई जगह पूछा जाता है।
ये अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, खास करके सीवरेज, एनर्जी एंड मेनी अदर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर रहे, ज्यादा अच्छा जो है वो सिटी बन सके। तो उसमें ये जो है रिजुवेनेशन वर्ड है आर से, आप देख सकते हैं। अभी आपको आगे पूछा जाता है टी स्टैंड फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइक दैट, इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, गुड। द इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न जस्टिस इज, अब मॉडर्न जस्टिस का इसेंशियल प्रिंसिपल यहां इन्होंने पूछा है, जजेस शुड बी पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, नो नो, जजेस शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ हेड ऑफ द स्टेट, नहीं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जजेस शुड बी अंडर द, नो, किसी के अंडर में नहीं होना चाहिए, जजेस शुड बी इंडिपेंडेंट, यही जो है क्रक्स है जुडिशरी का, मॉडर्न डेमोक्रेसी का भी। व्हाट इज मीन्ड बाय इकोनॉमिक जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस जो है जैसे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब इकोनॉमिक जस्टिस क्या हुआ कि भेदभाव जो है वेल्थ इनकम का इनइक्वलिटी को कम किया जाए, जीरो तो नहीं किया सकता है, लेकिन तो इसमें सबसे जो मिलता जुलता ये है कि बेसिक नीड रिगार्डिंग फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एवरी सिटीजन आर मेट, मतलब एक मिनिमम बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ यदि सबको दिया जाए तो वो इकोनॉमिक जस्टिस है। ये सोशल जस्टिस हो गया, सोशल डिस्क्रिमिनेशन यदि हटाते हैं तो। बजट डिवीजन इज कमिंग अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट, ये तो सीधा आप याद कर सकते हैं, मैंने बजट चैप्टर में बताया भी है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आता है बजट डिवीजन। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु फर्स्ट गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। ये तो पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन ठीक है, पब एड में भी इसका रिलेवेंस है। सो यहाँ पे जो स्टूडेंट ने मारा है वो गलत है। इसको फर्स्ट टाइम देने वाले जो थे एरिस्टोटल थे, जिन्होंने कि प्रोपोर्शनल इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट दिया कि इक्वल्स शुड बी ट्रीटेड विथ इक्वल्स, नॉट विथ अनइक्वल्स, मतलब किसी के यदि एक टांग नहीं है तो उसको दो टांग वाले के साथ में आप इक्वली नहीं दौड़ा सकते, ये कहते हुए इक्वलिटी है उस बेसिस पे। और डिस्ट्रीब्यूशन जो समाज में होना चाहिए वेल्थ का, इनकम का, पॉलिटिकल ऑफिस का, वो जस्ट होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होनी चाहिए। तो ये उन्होंने जो है एरिस्टोटल में फर्स्ट टाइम दिया। बाद में जो मॉडर्न टाइम में आप देख सकते हैं कि जॉन रॉल ने जो है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का थ्योरी ऑफ जस्टिस का फॉर्म दिया, जस्टिस एज फेयरनेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइमरी सोशल गुड्स। Which one of the following statement is not true of the fifth schedule of the Indian Constitution? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्टार क्वेश्चन कर सकते हैं। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल जो है वो ट्राइबल पीपल इंडिया के, उनके प्रोटेक्शन, उनके इंटरेस्ट को रक्षा करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए है। जो सिक्स्थ शेड्यूल है, पहले उस पे आइए, वो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया के उन स्टेट पे लागू होता है जहां पे कि ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जैसे असम है, उसके कुछ डिस्ट्रिक्ट में है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। बाकी जो स्टेट है वो तो पूरे ट्राइबल ही है, तो वहां तो कोई कहने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे है कि नॉन ट्राइबल भी हैं, तो यहाँ पे 6 शेड्यूल है। और जो 5th शेड्यूल के जो एरियाज हैं वो 10 ऐसे स्टेट में हैं जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बाहर है, खास करके उसमें जिसमें कि ट्राइबल कई पॉकेट्स में 50% से अधिक हैं, जैसे छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, झारखंड, उस टाइप के जो एरियाज हैं वहां पे इसको जो है लागू। झारखंड देख लीजिए, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ, 10 स्टेट जो है आप नेट पे देख सकते हैं, मैंने कई जगह गाइड में भी दिया है। उन 10 स्टेट में ये 5th शेड्यूल एरिया जो है वो लागू है। यहाँ पे जो है कुछ प्रोविजन है, यहाँ देखिए क्या क्या है। जैसे 5th शेड्यूल डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया इन 10 स्टेट्स विच आर नॉट इन नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, इसको जोड़ लीजिए। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल वहां पे जो है कंस्टिट्यूट किया जाता है उन एरियाज में, जो कि एडवाइस करेगी सरकार को कि कैसे ट्राइबल एरिया के लिए काम किए जाए। द डिस्ट्रिक्ट कमिंग अंडर दीज एरियाज आर नोन एज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। ये गलत है, क्योंकि ये जो प्रोविजन है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का, ये 6th शेड्यूल के एरियाज में है। वहां पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनोमस रीजन्स का प्रोविजन है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो और दूसरे ट्राइबल ग्रुप है उनके रीजन कहते हैं। तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट एंड ऑटोनोमस रीजन आर द प्रोविजंस अंडर 6th शेड्यूल, नॉट 5th शेड्यूल। और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट जब हो जाता है तो ऑटोनोमस बोर्ड ही समझ सकते हैं कि वो उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक अलग ही टाइप से होती है। वो उसकी जो कमिटी होती है और गवर्नर डायरेक्ट उस एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज हो जाता है, मतलब एक तरह से यूनियन ऑफ इंडिया उसको एडमिनिस्टर करने लगती है और ट्राइबल को पूरी ऑटोनॉमी मिल जाती है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रोविजन 6th शेड्यूल में, 5th शेड्यूल में नहीं है, इसलिए यही सही ऑप्शन है। गवर्नर इज रिस्पॉन्सिबल टू सबमिट द रिपोर्ट टुवर्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 5th शेड्यूल एरिया, एकदम बिल्कुल सही है। गवर्नर को एक रिपोर्ट देना पड़ता है प्रेसिडेंट को और यूनियन गवर्नमेंट को कि कैसे इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है। तो 5th एंड 6th शेड्यूल एरिया जरूर पढ़ लीजिए। ऑडिट इज एन इसेंशियल इन इंस्ट्रूमेंट ऑफ, देखिए कई लोग आप कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल है। ऑडिट इसेंशियली एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है। ऑडिट क्या होती है, जब कोई काम हो जाता है किसी डिपार्टमेंट में तो उसमें कैसे खर्चा हुआ,
किस तरह से हुआ, क्या रूल रेगुलेशन फॉलो किए, एक तरह का पोस्टमार्टम होता है और वो जो है एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, एग्जीक्यूटिव कंट्रोल। 37 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट सपोर्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है इंडिया की जो फेडरलिज्म है वो थोड़ी स्क्यूड है, वो यूनियन की तरफ झुकी हुई है। फेडरलिज्म वर्ड भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है। इंडिया को डिक्लेयर किया गया है, इंडिया विच इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये आर्टिकल 1 कहता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सेंटर स्टेट में किया गया है 7 शेड्यूल में, ये तो फेडरलिज्म को बढ़ाता है। कोर्ट को जो है ऑटोनॉमी दी गई है, ऑथोरिटी दी गई कि एडजुडिकेट कर सके बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट है, ये ओरिजिनल जुरिसडिक्शन हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, ये भी फेडरलिज्म को बढ़ाता है। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ना कि यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे से जो है बिल्कुल ऑटोनोमस है और दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन से पावर ड्रॉ करते हैं। लेकिन जो सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया में डुअल सिटीजन नहीं है। आप जैसे कि आप स्टेट के सिटीजन और सेंटर के सिटीजन ऐसे नहीं होते। आप नहीं कह सकते कि हम आंध्र प्रदेश के सिटीजन हैं और फिर हम इंडिया के सिटीजन, आप केवल इंडिया के सिटीजन होते हैं। ये सिंगल सिटीजनशिप है। कई जगह जैसे अमेरिका में, मतलब यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, कई जो 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 स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे डुअल सिटीजनशिप है, मतलब कि आप स्टेट के भी सिटीजन होते हैं और जो फेडरल जो इंटिटी है उसके भी सिटीजन होते हैं। तो सिंगल सिटीजनशिप जो है वो फेडरलिज्म को डाइल्यूट करता है, वो बढ़ाता नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे यूनिफाइड जुडिशरी है, यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन है, कई चीजें जो हैं यूनिफाइड है, जिसके चलते कि ये एक यूनिटरी स्टेट जैसा दिखता है। हु इज authorized to specify areas industrial township when municipal services to it is provided through an industrial establishment। बहुत ही अभी टाइप का क्वेश्चन है। ये गवर्नर जो है उसको ये पावर दी गई है और अंडर आर्टिकल 243Q1C, मतलब 243 का याद रखिए कि ये रिलेटेड टू 73rd एंड 74th है। एक मतलब पूरे जैसे कि ए से लेके 243 से ग्राम सभा शुरू होती है, फिर वो क्यू तक और जेड टी तक पहुंचती है 74th अमेंडमेंट तक। तो ये गवर्नर को पावर है। The concept of separation of powers in US Constitution was taken from, ये मॉन्टेस्क, मैंने कई बार 10 बार बताया, ये बहुत बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। मॉन्टेस्क ने लिखा था स्पिरिट ऑफ लॉज और उसमें उन्होंने जो है एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव जो 3 ब्रांचेज है जुडिशरी स्टेट के जो 3 ऑर्गन है उसमें बिल्कुल सेपरेशन की बात की थी और उसको यूएस ने बहुत अच्छी तरह से अपनाया है। सबसे ज्यादा वहीं पे है ये सेपरेशन। एन इंपॉर्टेंट नॉन स्टेट एक्टर इन एनी डेमोक्रेसी इन प्रेजेंट टाइम इज जुडिशरी इज ए स्टेट एक्टर, मतलब कि चूंकि ये एक तरह का एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। लोकल गवर्नमेंट तो बिल्कुल जो है स्टेट एक्टर है। सिविल सर्विसेज स्टेट, सिविल सोसाइटी जो है वो ओनली नॉन स्टेट एक्टर यहाँ पे है। नॉन स्टेट एक्टर क्या है? जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सिविल सोसाइटी है, इवन मार्केट है, कॉर्पोरेट बॉडीज हैं, प्रेशर ग्रुप, इंटरेस्ट ग्रुप हैं, ऑल जो हैं वो नॉन स्टेट एक्टर कहलाते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी में। द ऑथर ऑफ द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आपको पता है ये चेस्टर बर्नार्ड ने लिखा है। इन्होंने जोन ऑफ इनडिफरेंस का भी कॉन्सेप्ट दिया है, ये याद रखिएगा। इन विच ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च स्मार्ट सिटी मिशन, इन्होंने बिल्कुल सही मारा है, 2015। हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वही मैं बोल रहा था, ये सेकंड टेक्स्ट बुक कहलाती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इसको WF विलॉक बाय ने लिखा है। फर्स्ट जो है LD वाइट ने लिखा था, आपने देख लिया, इसके पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था। ऑडिट ऑफ द, ये सब जो है एग्जामिनेशन गाइड में मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ऑडिट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इज कमिंग अंडर विच लिस्ट, इट इज वेरी गुड क्वेश्चन। ये आपको जानना चाहिए कि जो ऑडिट है स्टेट गवर्नमेंट का वो यूनियन लिस्ट में है, इसीलिए तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि एक तरह से यूनियन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो उसको करता है, इसलिए ये यूनियन लिस्ट में लिखा गया है। Which of the following committee deals with the relation between journalist and specialist? I will go with my student, बिना ज्यादा रिसर्च किए हुए, कल मैंने पढ़ा था, इसमें फुलटन कमिटी रिपोर्ट जो है इंग्लैंड में बैठी थी, उसने इस बात को काफी उठाया था कि जर्नलिस्ट जो छाए हुए एडमिनिस्ट्रेशन पे उससे नहीं होगा, स्पेशलिस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन में आना पड़ेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्पेशलाइज और एक्सपर्टाइज एक्टिविटी होती जा रही है, वहां बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होते हैं, पॉलिसी मेकिंग भी बहुत टेक्नोक्रेटिक हो गई है। इंडिया में आज तक जो है ऐसा हो नहीं पाया है, यहाँ अभी भी जर्नलिस्ट ही जो है रूल करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है अधिकतर डेवलपिंग कंट्री में, शायद ये कुछ सालों में बदल जाए, यहाँ भी स्पेशलिस्ट को एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा जगह मिले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? अगेन वो वही है कि 6th शेड्यूल में मैंने आपको बताया कि 3 स्टेट जो है मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, वो उसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एक्सटेंड नहीं हुआ है 73rd 74th, इसलिए यहाँ पे नागालैंड है। यदि मेघालय और मिजोरम होता तो वो भी सही होता। विच वॉज द फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी इन इंडिया? ये तो चलिए मेरे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही मारा है, मद्रास।
डिस्प्यूट अबाउट इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर सेटल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल मेरे स्टूडेंट ने सही मारा है, यहाँ पे आप पढ़ लीजिए, ये आर्टिकल 71(1) में लिखा है, all doubts and disputes arising out on connection with the election of president or vice president shall be inquired into and decided by the Supreme Court, whose decision shall be final. The speaker's vote in the Lok Sabha is called, ये repeated question कल ही मैंने डिस्कस किया है, कास्टिंग वोट कहलाता है। कास्टिंग मतलब जो टाई को ब्रेक करने के लिए हो, जब ज्वाइंट सीटिंग होती है पार्लियामेंट की, उसके बाद भी दोनों तरफ बराबर येस और नो में बराबर हो जाए, तो वो जो टाई ब्रेक करने के लिए स्पीकर केवल वोट कर सकता है, उसको कास्टिंग वोट कहते हैं। व्हाट इज जीरो आवर, ये तो इन्होंने ठीक से लिखा ही नहीं है, ये लिखा है मॉर्निंग इवनिंग। बेसिकली जो है, सबसे पहले देखिए 11 बजे जैसे ही हाउस बैठता है 11 AM में क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर 1 घंटा चलता है 12 बजे तक। अब 12 बजे से लेकर के और लंच ब्रेक के बीच में, लंच ब्रेक लगभग 1 बजे मान लीजिए होता है, तो वहां उसके बीच में जीरो आवर कहलाता है। अब आप जो भी इसको समझ लीजिए, यहाँ इन्होंने कुछ उल्टा सीधा टाइप का लिखा है, ठीक है, बाकी सब तो बिल्कुल बेकार है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, जीरो आवर में होता क्या है कि बिना किसी नोटिस के कोई भी मेंबर कोई भी क्वेश्चन सरकार से पूछ सकता है ऑफ इंपॉर्टेंस, लेकिन मंत्री को उसका जवाब देना जरूरी नहीं है, तो एक तरह से चाव चाव पाव पाव कर लीजिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच फ्रेम्ड इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप बाय, ये रिपीटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत ही इसका कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था, उसी के तहत इसका इलेक्शन इनडायरेक्ट वे में हुआ था। इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट, यदि प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाए तो कितने महीने के अंदर उसको भरना होगा, ये कल ही मैंने डिस्कस किया है, 6 महीना। आपको ये भी मैंने टिप्स दिया था कि 6 वीक 6 मंथ, इसका जो है फॉर्मूला रखिए। यदि आपको कहीं कंफ्यूजन हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसको हमेशा यूज किया गया है। ऑर्डिनेंस कितने महीने तक रह सकता है, तो 6 मंथ प्लस 6 वीक, लाइक दिस। ये कितने तक हो सकता है, तो 6 वीक, 6 मंथ या 6 वीक का फॉर्मूला याद रखिए। Which one of the following language was not included in the 8th schedule of by 71st amendment? यहाँ मैंने सारे दे दिए हैं। शुरू में तो बहुत कम लैंग्वेज थे, बाद में सिंधी जो है वो 21st अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, उसमें 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेज अभी 22 लैंग्वेज हैं, उस लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस ये है कि वो एक तरह से ऐसे लैंग्वेज जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसके नर्चर करने, उसको प्रिजर्व करने के लिए मेहनत करनी चाहिए, पैसे खर्च करने चाहिए, कुछ पॉलिसी बनानी चाहिए। उसके अलावा उन लैंग्वेज को अधिकार मिल जाता है, कई जगह एग्जामिनेशन आप उस लैंग्वेज में दे सकते हैं, कहीं भी लैंग्वेज की बात आती है तो उनको इंक्लूड ऑफिशियली किया जाता है। बाद में बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, ये 4 जो लैंग्वेज हैं वो इंक्लूड हो गए 2004 में 92nd अमेंडमेंट से। और उसके पहले जो है 71st अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें कोंकणी, मणिपुर, नेपाली आ गए थे। तो आप देख सकते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है लैंग्वेज आ गए इन 3 अमेंडमेंट से। तो उसमें से इसका मतलब शुरू में केवल 14 लैंग्वेज होंगे, अब ये बढ़ करके जो है 22 लैंग्वेज हो गए हैं। तो यहाँ पे ऑड वन आउट जो है मिजो है। इन अपॉइंटिंग ए गवर्नर द प्रेसिडेंट कंसल्ट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, पता नहीं ये कहां से ये क्वेश्चन लेते हैं, ये लोग कहीं से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कोई कंसल्टेशन होती नहीं है, लेकिन ये कहीं से कॉपी पेस्ट है, ये बार बार आती है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें कन्वेंशन है, उस कन्वेंशन को कोई नहीं मानता। ये एक ऐसा कन्वेंशन है जो इंडिया में नहीं माना जाता। कभी भी गवर्नर के अपॉइंटमेंट में प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट तो करता नहीं, यही तो रोते रहते हैं चीफ मिनिस्टर यहाँ पे। वैसे सरकारिया कमीशन जो सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे बनी थी 1983 में, उन्होंने ऐसा कहा था। पुंछी कमीशन ने भी ऐसा कहा था, वो भी 2007 में सेंट्रल स्टेट रिलेशन पे बनी थी। ये सब भी आपको पूछे जा सकते हैं। द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वॉज क्रिएटेड बाय, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी में उड़ीसा में ही पूछा गया है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था 1770s में। द डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, अगेन एक रिपीटेड क्वेश्चन है, उड़ीसा में ही ये एक एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। डायरेक्टरेट मतलब जो इंप्लीमेंट करे। वेयर कैन इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, सेम इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में लाई जा सकती है। मैंने इस पे काफी कुछ कहा था, ये आर्टिकल 61 में लिखी हुई है। पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू का मायने क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू का मतलब ये होता है कोई भी एक्ट यदि बनती है तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी जो है वो चेक करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट भी, कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन के से कंफर्म करता है कि उससे अलग है या उसको काटता है। यदि काटता है तो उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ को टेस्ट करने के लिए जुडिशियल रिव्यू बेसिकली होती है। Who among the following Indian Prime Minister resigned before facing a vote of no confidence? ये मैंने कई जगह दिया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जामिनेशन गाइड में भी। चौधरी चरण सिंह 1979, परहैप्स कांग्रेस ने अपना समर्थन खींच लिया तो बिना नो कॉन्फिडेंस मोशन को फेस किया, क्योंकि उनको बिल्कुल पता था डेफिनेट कि वो हार जाएंगे। उन्होंने प्रेसिडेंट को बोला और प्रेसिडेंट वाज काइंड इनफ टू डिसॉल्व द लोकसभा। ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया कि उस प्राइम मिनिस्टर की बात क्यों मानी गई जो कि इवन फेस नहीं कर पाया लोकसभा को।
तो ये चौधरी चरण सिंह हैं। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा एंजॉयज मोर पावर देन लोकसभा इन द केस ऑफ, देखिए राज्यसभा को दो जगह पे स्पेशल पावर है। एक तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, उसको पहले देख लेते हैं। मनी बिल में तो बिल्कुल नहीं है, नॉन मनी बिल में बराबर पावर है। सेटिंग अप न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, यहाँ पे उसको ज्यादा पावर हो जाता है। राज्यसभा जब तक रिजोल्यूशन पास ना करेगी कोई नया ऑल इंडिया सर्विस बनना है, तब तक जो है पार्लियामेंट पास नहीं कर सकती। इसके अलावा राज्यसभा जब तक रिजोल्यूशन पास ना करे 2/3 मेजोरिटी से, तब तक स्टेट सब्जेक्ट पे यूनियन पार्लियामेंट लॉ नहीं बना सकती है। इन दो जगह पे राज्यसभा को स्पेशल पावर है। अब ऑल इंडिया सर्विस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन में केवल जो है जो वर्णित है ऑल इंडिया सर्विस, वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, इंडियन पुलिस सर्विस है और इंडियन जुडिशियल सर्विस है, IJS। इन जो चौथी जो ऑल इंडिया सर्विस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो नहीं है वर्णित, लेकिन ये भी ऑल इंडिया सर्विस है। तो IES, IPS, IJS एंड IFS, यही चार ऑल इंडिया सर्विस है। बाकी जितने सर्विस हैं लाइक इंडियन पोस्टल सर्विस, इंडियन टेलीकॉम सर्विस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, इंडियन कस्टम एंड एक्साइज सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, ये सब सेंट्रल सर्विसेज है। दोनों में फर्क क्या होता है? जो ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर जो हैं होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, लेकिन काम अधिकतर स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं पूरे जीवन भर। लेकिन सेंट्रल सर्विसेज के जो ऑफिसर होते हैं वो होते भी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में और काम भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए ही जीवन भर करते हैं। तो सेटिंग अप ऑल इंडिया सर्विस, और ये आर्टिकल 312 के तहत होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री परमिट द राइट टू स्ट्राइक टू सिविल सर्वेंट्स, इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा टफ हो सकता है। कई यूरोपियन कंट्री जो है राइट टू स्ट्राइक देती है, इंडिया में नहीं है, लेकिन मेन लैंड यूरोप में कई जगह है और अमेरिका में भी इसको कई तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। और वहाँ फ्रांस जो है वो मेन कंट्री है जहाँ पे कि उनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें राइट टू स्ट्राइक एक फंडामेंटल राइट है, सबको दिया गया है और वो सिविल सर्वेंट्स को भी दिया गया है। तो जर्मनी सही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट इंडिया आर इंश्योर्ड बाय, यहाँ देखिए आर्टिकल 312 के ठीक बगल में आर्टिकल 311 है। जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देता है कि उनको सर्विस से आप ऐसे ही नहीं हटा सकते हैं, आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा, उसको मौका देना पड़ेगा, जैसे कोर्ट में होता है। काफी प्रोटेक्शन दी गई है उनके सर्विस को। आर्टिकल, कई लोग कहते हैं इसको हटा देना चाहिए, इससे जो है वो जिद्दी हो गए हैं या ऑब्स्टिनेट हो गए हैं, लेकिन फिर भी ये है और ये प्रोटेक्शन है सिविल सर्वेंट्स को। द फाइनल वर्क ऑफ यूपीएससी इन रिक्रूटमेंट, ये पता नहीं ये भी क्वेश्चन कहाँ से ये उड़ीसा में ला रहे हैं। ये कहीं एक किसी ने गलत ढंग से सेट कर दिया या किसी ऑथर ने किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी बुक में कहा होगा, ऐसा ही होता है। उसने कुछ कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा कि जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसमें सिलेक्शन होता है, अपॉइंटमेंट होता है, सर्टिफिकेशन होता है, प्लेसमेंट होता है, ये कहीं कहा होगा, ये कोई जनरल नहीं है। लेकिन अब इसको पूछते हैं कि इसमें से फाइनल कौन सा है, फर्स्ट कौन सा है। इसको रट लीजिए कि सर्टिफिकेशन ये है। मैंने गूगल पे देखा तो हर जगह क्वेश्चन ही है, कहीं पे एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अब इससे अधिक मैं नहीं बोलूंगा। इट इज अ वेरी बैड वे ऑफ कॉपी पेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर, कुछ समझ में आने लायक बात होती नहीं है। The concept of neutrality of civil services was developed most in UK, जो है इसका बहुत बड़ा एक तरह समझिए ये कंट्री है जहां पे कि न्यूट्रलिटी ऑफ सिविल सर्विसेज को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है? सरकार आती है जाती है, स्टेट जो है वो अनवरत चलता है, वो परपेचुअल है, नेशन परपेचुअल है, नेशन स्टेट परपेचुअल है। गवर्नमेंट एक बहुत टेम्पररी अरेंजमेंट है जो एक पर्टिकुलर टाइम में पीपल के विल से मेजोरिटी से बनती है, 5 साल के लिए फिर चली जाती है। तो वहां पे ये होता है कि जो सिविल सर्वेंट हैं उनको न्यूट्रल रहना है, उनको गवर्नमेंट जिस पार्टी की है उस पार्टी से लॉयल्टी नहीं रहनी है और ना ही उसको पॉलिटिकल मास्टर की लॉयल्टी होनी है, क्योंकि उनको अपना सरकार चलाना है, उनको सरकार बचाना है। तो वहां पे पॉलिटिक्स में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कि सही नहीं भी हो सकता है। लेकिन एक सिविल सर्वेंट को जो है हमेशा ये देखना है कि आप न्यूट्रल रहो किसी पार्टी के लिए, इवन वो पार्टी सत्ता में हो। तो इसको न्यूट्रलिटी कहते हैं। यूके में इसको बहुत ज्यादा अपनाया जाता है। इन यूएसए द स्पॉयल सिस्टम, इस पे तो मैंने कितना कहा है। प्रेसिडेंट जैक्सन याद कीजिए जिन्होंने स्पॉयल सिस्टम लागू किया। स्पॉयल सिस्टम क्या था कि मतलब कि जो पॉलिटिकल, वही जो भी मैं बोल रहा था कि अब वहां ब्यूरोक्रेसी न्यूट्रल नहीं रह जाएगी। जो पॉलिटिकल लॉयलिस्ट हैं उनको आप अच्छे अच्छे पोस्ट पे दे रहे हो, जो मेरी पार्टी को के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं। ये स्पॉयल सिस्टम था। बाद में वहां एक प्रेसिडेंट गारफील्ड की हत्या हो गई इसी बेसिस पे 1881 में। फिर वहां पे जो है पेंडल्टन एक्ट आया और उस एक्ट के थ्रू मेरिट प्रिंसिपल अपनाया गया, जो कि इंडिया में ऑलरेडी शुरू से था। 1850s के टाइम से लॉर्ड मैकेले के रिकमेंडेशन पे मेरिट सिस्टम ही ब्यूरोक्रेसी के अपॉइंटमेंट आज तक होती है, यूपीएससी लेती है, वो
लॉर्ड मैकॉले के रिकमेंडेशन पे था, ये भी भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्कुल मेरे स्टूडेंट ने सही मारा है। ब्यूरोक्रेसी इज द प्राइस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये स्टेटमेंट जो है एक लेबर पार्टी के लीडर एंड पॉलिटिकल थिंकर जो थे यूके में, हर्बर्ट मॉरिसन ने ये कहा था। इसका मायने आप समझ ही रहे हैं। अभी आपने देखा हिरार्की, रिजिडिटी, रेड टेपिज्म, न्यूट्रलिटी की क्वेश्चन, जर्नलिस्ट, तो ब्यूरोक्रेसी का जितना भी प्रॉब्लम हम लोग झेलते हैं वो जो है प्राइस है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, इनका ये कहना था। Which of the following is called the Magna Carta of Local Self Government India? Very good question, very good question. लॉर्ड रिपन जो है वो कहलाते हैं फादर ऑफ इंडियन सेल्फ गवर्नमेंट। एक बहुत ही बेनिवोलेंट गवर्नर जनरल वाइसराय, जो मैंने कल भी बताया था, इल्बर्ट बिल भी उन्होंने लाया था, जिसमें कि इंडियन मजिस्ट्रेट जो है वो अंग्रेजों को ट्रायल करने की पावर पहली बार दी गई थी 1883 सब में। तो लॉर्ड रिपन ने जो है एक रिजोल्यूशन लाया था 1882 में, सिंपल रिजोल्यूशन था, कोई एक्ट नहीं था, उससे जो है ग्राम पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी जो अभी हम देखते हैं उसकी वहां पे नींव रखी गई थी इंडिया में। द फर्स्ट स्टेट टू क्रिएट एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्ता, मेरे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही मारा है, 1971 में लोकायुक्ता एंड उपा लोकायुक्ता एक्ट लाई गई और उसके थ्रू महाराष्ट्र ने इसको किया था। फाइनली थैंक यू डियर स्टूडेंट। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर करें और इसको जो है सब्सक्राइब तो डेफिनेटली करें और लोगों को भी कहें सब्सक्राइब करने के लिए। और जैसा मैंने कहा, मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि आपके पास में पेपर हैं 2020 के पहले के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस के, तो आप इस ईमेल आईडी पे उसको जल्द से जल्द भेज दें। मैं कोशिश करूंगा उसको एनालाइज करने की। अदरवाइज मेरे पास दो ही साल के पेपर हैं। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के बारे में भी बताना मेरा एक तरह से कर्तव्य है, क्योंकि ये लास्ट मंथ में प्रवेश कर गया है। एक बहुत ही फैंटास्टिक एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मैं और मेरे स्टूडेंट को हो रहा है। एक ग्रुप में साथ में हम लोग लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे जो है सारे पीजीईटी और यूजीसी नेट को क्रैक किया जाए। यदि आप इसमें आने को इंटरेस्टेड हैं तो आपको सारे अभी तक के टेस्ट पेपर जो करीब 25 हैं वो वहाँ पे मिल जाते हैं और सारे मटेरियल वहाँ पे आपको फ्री मिलते हैं। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं नॉमिनल कॉस्ट पे, तो अपना नेम एंड टेलीग्राम मोबाइल नंबर इस मेल आईडी पे, सेम मेल आईडी पे भेजें। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि यदि आप सीपीईटी ओडिशा दे रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट गाइड कौन सा है? पीजी एंट्रेंस टेस्ट गाइड, जिसको आप अमेजन किंडल पे यहां से आप ले सकते हैं। किंडल बहुत पावरफुल टूल है, आप उसको अडॉप्ट कीजिए, उसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको किसी भी तरीके से पढ़ सकते हैं। थोड़ी शुरू में नॉलेज लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन बाद में आप उसके गेट यूज टू हो जाएंगे और इस तरह से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं आपके सवालों के जवाब देने की भरसक कोशिश करता हूं। सो मिलते हैं फिर एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2021 के पेपर को लेकर बहुत जल्द।